है दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। दिसंबर का असाइनमेंट आ चुका है और हमारा चैनल जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार पूरे सभी विषय का असाइनमेंट का उत्तर जो है आपके पास पहुंचा रही है। तो अभी आप देख रहे हैं दिसंबर का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट। इसके पहले वीडियो में मैं अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का और आपका विज्ञान का और गणित का पूरे सभी विषय का असाइनमेंट जो है मैंने 24 घंटे के अंदर में बना के आप लोग को दे दिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर मैंने बिल्कुल सभी प्रकार के असाइनमेंट का उत्तर का जवाब जो है मैंने आपको दे दिया। अब आप लास्ट असाइनमेंट देखिए, यहाँ पर दिसंबर का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पहला। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, क्योंकि हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में इस साल आने की पूरी चांसेस है, संभावना है। ऐसे क्वेश्चन का प्रश्न और उत्तर उसका वीडियो हमारा चैनल अपलोड करते जा रही है लगातार। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका रिजल्ट बेहतर आ सके, बेस्ट रिजल्ट आ सके। चलिए प्रश्न पहला शुरू करते हैं हम। यहाँ पर पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? पन बिजली का मतलब है यहाँ पर पानी से चलने वाली बिजली, और ताप बिजली का अर्थ है यहाँ पर ताप से अर्थात कोयला से चलने वाली बिजली। तो यहाँ पर जो पन बिजली है, पन बिजली के लिए बने बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतीहार जमीन डूब जाते हैं। आपको पता होगा, पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले हमको डैम बनाना पड़ता है, नदियों के पानी को डैम में एकत्र करना पड़ता है और उस डैम के पानी को ऊपर से नीचे तक गिराया जाता है, जिससे टरबाइन चलती है और बिजली पैदा होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जानते होंगे आप, उड़ीसा में आपका एक बिजली से चलने वाली जो महानदी पर जो डैम बना हुआ, उससे आपका, या भाखड़ा नागल बांध पर भी आपका कहना चाहिए, वहाँ पर भी बिजली उत्पन्न की जा रही है। तो इसके लिए बहुत सारे गांव को खाली कराना पड़ता है, जंगल खाली कराना पड़ता है, वन की कटाई होती है, गांव को वहां से बसाहट को हटाना पड़ता है और वहां पर फिर डैम बना करके पानी को जमा करना पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ताप बिजली के लिए। तो ताप बिजली के लिए क्या करते हैं? इसके लिए बने बड़े खदानों के कारण बहुमूल्य वन नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा का इलाका ले लीजिए। कोरबा का पूरा इलाका जो है, कोरबा जिला पूरा खोखला हो गया है। पूरा कोरबा चारों तरफ, शहर से लेकर पूरे गांव तक पूरा खोखला हो गया है। और उसके पहले जो वहाँ पर जंगल था, उस जंगल को पूरा काट काट करके उसके नीचे जो बाकी मोंगरा की तरफ जो साइड है, कहना चाहिए कोरबा के जो पीछे जो साइड है, कहना चाहिए जो अंबिकापुर जो इलाका तरफ का जो साइड है, बिल्कुल कहना चाहिए कोयला से भरा हुआ है जमीन के अंदर। उस जंगल को काट काट करके बिल्कुल उसके जमीन के नीचे की कोयला को हटाया जा रहा है, कहना चाहिए निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसके कारण बहुमूल्य वन जो है नष्ट होते जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। इसी तरह से हम दूसरा अंतर की बात करें यहाँ पर, तो जल विद्युत ऊर्जा अर्थात पन बिजली जल से बनाई जाती है, अर्थात ये पानी से बनती है और इसके लिए डैम बनाना जरूर होता है और ऊपर से पानी को गिराया जाता है, जिससे टरबाइन चलती है और फिर बिजली पैदा की जाती है। तो इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन ताप विद्युत ऊर्जा के लिए कोयला से आवश्यकता होती है। इसके लिए कोयला से बनाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी कोयला को क्या करते हैं, इसको उत्खनन करते हैं और उसको कोयला से पानी को गर्म करते हैं और पानी से फिर भाप निकलते हैं, भाप से फिर टरबाइन चलती है। तो कुल मिलाकर हम कहें इसके लिए भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। अब हम बात करें यहाँ पर तीसरा अंतर, तो यह ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत होता है। नवीनीकृत स्रोत का मतलब होता है इसको बार बार आप नवीन उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि एक साल जैसे पानी डैम में भर गया, डैम के पानी को हमने बिजली बनाने में खर्च कर दिया, फिर पुनः बरसात आएगा, फिर नदी के पानी को पूरा डैम में क्या कर लिया जाएगा, एकत्र कर लिया जाएगा, पूरा डैम फिर भर जाएगा। कुल मिलाकर के प्रत्येक वर्ष जो है बरसात की मौसम में पानी को एकत्र कर लिया जाता है बिजली उत्पादन के लिए। मतलब ये बार बार यूज हो रहा है और बार बार इसकी भरपाई भी हो जा रही है, इसकी पूर्ति भी हो जा रही है। तो हम इसको कहेंगे ये नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अगर हम बात करें
ताप विद्युत ऊर्जा का जो कोयला से चलती है, क्योंकि जमीन के अंदर कोयला अगर एक बार खत्म हो गई तो उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, असंभव कार्य है। करोड़ों वर्ष के उपरांत ये कोयला हमको मिला है और इसकी एक बार अगर खपत हो गई, खत्म हो गई, तो फिर इसके पुनः कोयला की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए हम कहेंगे यह अनवीनीकृत स्रोत होता है। अगर हम चौथा बात करें यहाँ पर, तो इससे पर्यावरण का प्रदूषण जो है बहुत ही कम होता है। पर्यावरण का प्रदूषण बहुत कम होता है क्योंकि इसमें धुआं नहीं निकलता। इसमें जनरेटर चलाई जाती है, टरबाइन पानी ऊपर से गिराया जाता है, इसमें पानी की प्रेशर से ही कहना चाहिए टरबाइन चलती है। कुल मिलाकर के इसमें धुआं का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें कहना चाहिए पर्यावरण, ताप विद्युत ऊर्जा में पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है कि उसमें कोयला जलाया जाता है और कोयला से निकलने वाले धुआं जो है आसमान में छोड़ा जाता है, जिसके कारण इसमें पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न पहला का उत्तर। चलिए अब प्रश्न दूसरा के उत्तर की बात करते हैं। प्रश्न दूसरा है आपके सामने, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इनका क्या निदान है। उत्खनन मतलब खनन अर्थात जमीन की खुदाई अर्थात खनिज। तो उत्खनन तो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, हमारा मानव समाज जो है कहना चाहिए औद्योगिकरण के विकास की वजह से उत्खनन जरूरी हो गया है अभी के समाज के लिए कहना चाहिए, लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी हमारे पर्यावरण को हो रहा है। अब इसका क्या निदान है, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए उत्तर में हम बता रहे हैं आपको, उत्खनन में उस क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित होता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है और कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाती है। दूसरा नुकसान है यहाँ पर, तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ वर्षों में बालू तथा पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है और नदी से रेत का दोहन होने से नदी की धारा में बदलाव हो रही है तथा वहाँ पर जो तट इलाका है, जो तटीय इलाका है कहना चाहिए, वो तट पर कटाव ज़्यादा होने लगता है। तो खनन के कारण उस क्षेत्र की जो भूजल संरचना में जो बदलाव होता है, इसलिए खनन न केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन से खनिज निकालने के बाद वहाँ पर की जो बचे हुए मलबे हैं, अगर मलबे को नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी की घाटी में बाढ़ आती है, तब साथ साथ वन को भी वो समाप्त कर देती है बाढ़ जो है। तो यहाँ पर चौथा बिंदु ये हो गया, देखा गया है कि ठेकेदारक जो होते हैं खनिज के उत्खनन के बाद खदान भूमि ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं जिससे जन धन और पशुधन की हानि होती है और खदान के कई 100 फुट गड्ढों में मवेशियों सहित बच्चे, दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई लोगों की जान तक चली जाती है। पांचवा बिंदु यहाँ पर, खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुबार उड़ते देखे जा सकते हैं जिसके कारण काम करने वाले लोगों को फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो इसका हम अगर निदान की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं निदान में कि खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को गीली घास के सुरक्षात्मक कवचों से बचाना चाहिए हमको। यहाँ पर दूसरा निदान है, यहाँ पर उस क्षेत्र के जैव ईंधन को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तीसरा बिंदु यहाँ पर, खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है और वहाँ वृक्षारोपण करना जरूरी है। चौथा बिंदु ये आती है यहाँ पर कि अनावश्यक रूप से खनन नहीं करना चाहिए। कई लोग अवैध तरीके से खनन करते हैं, इस पर सरकार द्वारा रोक लगानी चाहिए। खनन के उपरांत उस क्षेत्र को अन्य किसी अनुपयोगी मिट्टी से भरपाई करना चाहिए। तो यहाँ पर खनन तो हमारे समाज के लिए आज एक जरूरी चीज़ बन गया है। कैसे
बालू, रेत आवश्यकता है मकान बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, सीमेंट में डालने के लिए रेत की ज़रूरत है। और रेत कहाँ से मिलेगा? नदी से। और नदी को बिना खोदे, बिना खनन किए यहाँ से रेत का उठाई गिरी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर अब रेत पर हम निर्भर हो गए हैं। इसलिए कहना चाहिए खनन तो आवश्यक है। पहले क्या होती थी? मिट्टी के घर होते थे, न रेत की आवश्यकता होती थी, न पत्थर की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, सीमेंटीकरण हो रहा है, सब जगह जगह पर सड़कें बनाई जा रही थी। इसके लिए पत्थर की आवश्यकता है और रेत की। पत्थर हमारे पहाड़ को तोड़ करके ला रहे हैं, जमीन के अंदर से पहाड़ को खोद करके लाया जा रहा है। और रेत जो है नदी के किनारे के सारी घाटियों को खोद खोद करके नदी का बिल्कुल कहना चाहिए बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर नदी का, कहना चाहिए। तो इस तरह से खनन को रोकना तो असंभव कार्य है अभी के समय में, कहना चाहिए, क्योंकि मानव समाज जो है रेत पर डिपेंडेंट हो गया है, बालू पर डिपेंडेंट हो गया, मुरुम पर, मिट्टियों पर डिपेंडेंट हो गया और जगह जगह खुदाई करके उसको अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर मानव समाज जो है। क्योंकि यहाँ पर अब आधुनिकीकरण की होड़ मची हुई है, नया नया तकनीक, नया नया भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ मची हुई है, कहना चाहिए। बड़े बड़े भव्य इमारत, पुल, सड़कें, नदियाँ से बालू से ही बन रहे हैं, इसलिए जरूरी हो गया है खुदाई करना। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रश्न तीसरा का। हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी? उत्तर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी चैनल के द्वारा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड करने जा रहा है, जो बोर्ड परीक्षा के आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी उस प्रश्नों को पढ़ करके। इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आपको सभी विषय का अगर असाइनमेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के वीडियो में आप चले जाइए, वहां पर सारे विषय के असाइनमेंट एक लाइन से आप देख सकते हैं। इसी तरह से आगामी महीने का भी असाइनमेंट हमारी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी बात, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सब का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न की जो समावेश है हमारी चैनल आपको बार बार दिखाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। चलिए उत्तर की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी को अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी? तो हिटलर ने सन 1933 में नाजी दल का गठन किया और तानाशाही का शासन स्थापित करने हेतु निम्न कार्य किया। पहला बिंदु यहाँ पर हजारों लोगों को देशद्रोही बताकर मरवा डाला। दूसरा है नाजी दल के माध्यम से जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। तीसरा है यातना शिविर स्थापित कर नाजीवाद के विरोधियों को बंदी बनाया, अपमानित कर मार डाला। चौथा है अपराध नियंत्रण, गुप्तचर सेवा, सुरक्षा सेवा जैसे नाजी दलों को असीमित अधिकार प्रदान किए। पांचवा है मजदूर संगठनों को समाप्त कर दिया। छठवां है नाजी धारा के अनुकूल देश को बनाने के लिए विशेष सुरक्षा दलों का गठन किया। सातवां है नाजी पार्टी छोड़ अन्य राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी। अतः हिटलर की तानाशाही विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बन गई। इसके बाद आता है प्रश्न चौथा की बारी आता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए, ऐसा क्यों किया गया, क्या यह उचित था? अपने विचार लिखें। तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सोवियत रूस प्रमुख थे। ये 5 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। इन्हें वीटो का अधिकार था। आपत्तिजनक निर्णय को वे सैनिक बल पर लागू कर सकते हैं, इसलिए उन्हें विशेष अधिकार देकर शक्तिशाली बनाया गया था। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सका। आज भी इस अधिकार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति बनाने में सफल हो रहा है और ऐसा करना उचित भी है, लेकिन इसके स्थायी सदस्यों में भारत को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारत के पास भी बहुत बड़ी सेना है, सैन्य साधन भी है। भारत के पास एक से एक परमाणु अस्त्र भी हो गए हैं, मिसाइल भी बन चुके हैं, टैंक भी हो चुके हैं, अब तो राफेल विमान भी आ चुका है भारत के पास। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 5वां की। आय पर कर और वस्तु पर कर, इन दोनों में कौन सा कर अमीरों को और कौन सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? कारण बताइए। तो यहाँ पर आपको कारण बताना है भाई।
आयकर तो आप सुने होंगे, वस्तु कर भी आप लोग सुने होंगे। तो ये जो टैक्स होती है, ये टैक्स तो अमीर भी भरते हैं, गरीब भी भरते हैं। लेकिन क्या होती है यहाँ पर, आयकर व्यक्ति की आय पर डिपेंड करता है, आय पर आधारित होता है। आय अगर आधारित, जैसे 2.5 लाख तक का भी छूट है, उसके ऊपर 5 लाख तक विशेष है, फिर उसके बाद 5 लाख से जैसे ही इनकम अधिक हो जाता है तो फिर कहना चाहिए टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आयकर है वो जो है आय पर डिपेंड, इसलिए अमीर लोगों की आय ज़्यादा होती है, इसलिए अमीर लोग को इनकम टैक्स देना होता है। इसलिए आयकर अमीरों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि आयकर अमीरों को ही देना रहता है, गरीबों का आय कम होता है। हालांकि वस्तु को तो सभी लोग क्रय करते हैं, अतः वस्तु कर अमीरों और गरीब दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि वस्तु कर सब पर लगता है, इसलिए इससे अमीर भी और गरीब दोनों यह कर चुकाते हैं। तो हम आपको यहाँ बता दें, इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर देखा। बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को फिर से आने वाली नया वर्ष के लिए 2021 के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आने वाला वर्ष जो है सुख शांति और समृद्धि की स्थापना करे, आपकी बोर्ड परीक्षा से अच्छे से तैयारी हो सके, आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम रिजल्ट, कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आप लोगों का बेहतर और बेस्ट रिजल्ट मिले, आप लोग अपने जीवन में उन्नति करें, सफलता हासिल करें। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी के साथ में है हमारा चैनल विजय दिवाकर। आप सभी की उन्नति की कामना करता है और आप सभी को न्यू वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हैप्पी हैप्पी मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन फॉर हैप्पी न्यू ईयर्स। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद।